हम लोग कल बात कर रहे थे अपराधों के संज्ञान के बारे में। तो बात निकल कर आई थी कि अपराधों का संज्ञान या तो पुलिस रिपोर्ट पर होगा या परिवाद पर होगा या मजिस्ट्रेट को अन्यथा कहीं से कोई जानकारी व्यक्तिगत तौर पर या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हो जाएगी तो वो अपराधों का संज्ञान करेगा, कर सकता है। इन शब्दों का प्रयोग हुआ है कि आपका निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है, लेकिन यहां कर सकता है का तात्पर्य यह कतई नहीं लिया जाएगा कि अपराधों का संज्ञान करने के विषय पर उन्हें कोई इस प्रकार की शक्ति भी प्राप्त है कि वो अपराधों का संज्ञान न करने का निर्णय भी ले लें। कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। जो भाषा है इसकी प्रकृति इस प्रकार की जरूर दिखाई देती है कि परमिसिव नेचर की भाषा ये प्रयोग की गई है, लेकिन हर बार अगर आपसे नम्र शब्दों में कुछ कह दिया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपको आज्ञा पालन न करने का विकल्प ये भी मिला है। ये हमेशा मतलब इस बात का ये नहीं होता। यहां लिखा जरूर है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, द्वारा विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया। ये शब्द सबसेक्शन 1 में नहीं लिखे हैं, लेकिन सबसेक्शन 2 में लिखे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर ये पूछ दिया जाता है और वो पूछते हैं कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान ये कब कर सकता है, और जो विकल्प देते हैं उसमें वो ये लिख के देते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय। और आप लोगों की आदत होती है कि आप उच्च न्यायालय ही विकल्प चुनते हैं, जबकि सबसेक्शन 2 क्लियर कह रहा है कि अपराधों का संज्ञान करने के संबंध में जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसे सशक्त कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसलिए आपका अक्सर ये जो सवाल होता है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाने पर तुक्के में गलत ही होता है, क्योंकि आप हमेशा तुक्का लगाते हैं और तुक्का उच्च न्यायालय से कम पे क्या ही लगाएं आप। आखिर बेइज्जती वाली बात है कि जब तुक्का भी लगाएं और उच्च न्यायालय से कम पर लगा दें तो उच्च न्यायालय से कम पर तुक्का लगता ही नहीं। बहुत हुआ सेशन न्यायालय, इस पर लगाओ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो बड़ी छोटी चीज आपकी नजर में होता है, लेकिन आप ये अकल नहीं लगा पाते कि अपराधों का संज्ञान करना ये प्राइमरी काम है आपराधिक न्याय प्रशासन के दृष्टिकोण से। तो आपराधिक न्याय प्रशासन के दृष्टिकोण से जब ये बड़ा प्राथमिक किस्म का काम है तो इसे करने के लिए कोई बहुत उच्च स्तरीय पदाधिकारी ये बहुत हाई प्रोफाइल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इंपावर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास और महत्व के काम हैं। इसलिए इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वही इंपावर करेगा। किसको? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। और अगर सीजीएम इसने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इंपावर कर रखा है तो इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधों का संज्ञान ये कर सकता है। इन शब्दों का प्रयोग है, लेकिन कर सकता है का अर्थ बिल्कुल यह नहीं लिया जाएगा कि अगर उन तथ्यों का जिनसे अपराध का संगठन होता है, कोई परिवाद किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुआ है या किसी ऐसे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुआ है जिसे इस निमित्त स्पेसिफिकली इंपावर किया है, किसने? सीजीएम ने, तो उसे कोई लिबर्टी हो कि वो अपराधों का संज्ञान न भी करे, इस ढंग की कोई लिबर्टी नहीं। तो फिर ये शब्द इस प्रकार से लिखे क्यों? इन्हें लिखने का तात्पर्य ये है कि माननीय पुलिस रिपोर्ट ये प्रस्तुत हुई और पुलिस रिपोर्ट कहती है कि अमुक अपराध हुआ, और जबकि साक्ष्य दर्शित करता है कि अपराध कोई और हुआ है,
यह अपराध हुआ ही नहीं। यह पुलिस रिपोर्ट कहती है कि अपराध नहीं हुआ लेकिन हुआ। तो उन चीजों से मजिस्ट्रेट अलग हटकर भी अपराधों का संज्ञान कर सकता है। इस प्रकार का अर्थ यहां लिया जाता है। यहां अर्थ यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर अपराध का होना यह प्रकट हो रहा हो, उस दशा में कोई विकल्प मजिस्ट्रेट को मिलता हो संज्ञान करने या न करने के विषय पर, तब तो संज्ञान करना ही होगा। ये जो विकल्प की स्थिति है, ये उन दशाओं के लिए है कि मानिए परिवादी अपने परिवाद में लिख कर लाया, उसने धाराएं ये भी मेंशन कर दी, नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्सर कचहरी में लोग कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि परिवादी ने जिन धाराओं में मजिस्ट्रेट से अपराध का संज्ञान करने का निवेदन किया है, वो उन्हीं धाराओं में अपराध का संज्ञान करे। उसके समक्ष जो कुछ रखा है, उससे जिस अपराध का होना प्रकट होता होगा, वो सिर्फ उस अपराध का संज्ञान करेगा। इस शक्ति को देने के प्रयोजन से ये जो शब्द प्रयोग है वो इस प्रकार का है। कहता है परिवाद प्राप्त होने पर यह पुलिस रिपोर्ट, इसे प्राप्त होने पर वो अपराध का संज्ञान कर सकता है। तो कर सकता है मीनिंग दर बाय पुलिस रिपोर्ट से जिस अपराध का होना प्रकट होता है, उस अपराध का संज्ञान कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट जिस अपराध का होना कहती है, उसी का संज्ञान करे, यह आवश्यक नहीं है। हां, हम सुबह और हर वक्त यह बात कहते हैं कि सवाल अहम का नहीं है, सवाल नाक का नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट से जिस अपराध का होना प्रकट होता है वही प्रकट भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी का संज्ञान करेंगे। और संज्ञान, इसका अर्थ आपको बताया गया कि संज्ञान का मतलब यह हुआ तथ्यों से इसलिए अवगत होना कि तथ्यों के संबंध में जो शक्ति मजिस्ट्रेट में निहित है उसका वो प्रयोग करें। और जब अन्वेषण चलता है, तो जब तक अन्वेषण चल रहा है तब तक अपराध के होने के संबंध में कोई निष्कर्ष होता ही नहीं। इसलिए अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्वेषण कराने हेतु निवेदन या आवेदन किया गया है या परिवाद प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट अन्वेषण कराना उपयुक्त मानता है और वो अन्वेषण का आदेश पारित करता है, तो अन्वेषण का आदेश पारित करने पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने किसी अपराध का संज्ञान किया, क्योंकि संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर ही होगा। अब एक सवाल और, मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण का आदेश किया या फिर परिवादी ने एफआईआर यही लिखाई। परिवादी तो नहीं कहना चाहिए, कंप्लेनेंट यानी जो शिकायत करता है उसने एफआईआर यही दर्ज कराई। अब एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही दर्ज होगी। उसने जो कुछ कथन किए उनसे संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता था और एफआईआर दर्ज हो गई। अन्वेषण हुआ, अन्वेषण के बाद पता यह लगा कि अपराध संज्ञेय नहीं असंज्ञेय हुआ है, तो उसके लिए 2D जहां डेफिनेशन दी है परिवादी की, 2D में परिवादी की नहीं परिवाद की डेफिनेशन दी है, जहां परिवाद की डेफिनेशन दी वहीं स्पष्टीकरण में यह लिखा है कि अगर कभी पुलिस रिपोर्ट से असंज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता है
तब उस दशा में जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसे पुलिस रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा। तब उस पुलिस रिपोर्ट को क्या मानेंगे? परिवाद। और अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी परिवादी माना जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर संज्ञेय अपराध के संबंध में दर्ज होती, परिवादी या शिकायतकर्ता जो भी आप कह लें, उसने जो कुछ कथन किए उनसे संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता था, इसलिए एफआईआर दर्ज कर ली गई, अन्वेषण हुआ, पता ये लगा असंज्ञेय अपराध है। उसने पुलिस रिपोर्ट इस आशय की भेज दी कि असंज्ञेय अपराध का होना पाया गया है। आपने इस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद मान लिया, पुलिस अधिकारी को परिवादी और मजिस्ट्रेट ने परिवाद उसके समक्ष हुआ है इस तरह संज्ञान कर लिया। या फिर चलिए, पुलिस अधिकारी को युक्ति संगत संदेह हो रहा था कि संज्ञेय अपराध हुआ है, उसने अन्वेषण किया, पाया ये असंज्ञेय अपराध हुआ, तब भी ये स्थिति बरकरार रही। लेकिन शुरुआत से जो शिकायतकर्ता के द्वारा कथन किए गए उनसे असंज्ञेय अपराध का होना ही प्रकट हो रहा था। ठीक है ना? जो कुछ उसने कहा उससे असंज्ञेय अपराध का होना ही प्रकट हो रहा था। अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आकर उसने कहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, परिवाद है, और परिवाद पर अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट करेगा। संज्ञेय अपराध का करेगा, असंज्ञेय अपराध का नहीं करेगा, ये तो लिखा नहीं। लिखा है अपराध का संज्ञान करेगा, तो अगर उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष आकर ही परिवाद किया कोई दिक्कत नहीं, संज्ञान हो गया। लेकिन अगर उसने एफआईआर, ठीक है, ये दर्ज कराई है जिसे पहले अंतर्गत धारा 155 और अब अंतर्गत धारा 174 पुलिस अधिकारी के द्वारा एनसीआर इस नाम से दर्ज किया जाएगा। ठीक है ना? लिखा है वहां कि अगर असंज्ञेय अपराध के संबंध में आप प्रथम सूचना थाने में देंगे तो पुलिस अधिकारी आपके द्वारा दी गई सूचना को भी उसी भांति जिस तरह वो एफआईआर के लिखे जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा रखे गए रजिस्टरों में प्रविष्ट करेगा और उस एफआईआर को एनसीआर, ठीक है, एफआईआर तो उसे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, तो सुविधा के लिए उसे एफआईआर बोल देते हैं, अन्यथा तो उसे एनसीआर यही कहेंगे। वो उसने दर्ज कर ली। अब प्रथम दृष्टया पहली बार ये बिल्कुल तय है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई that has the relation with the commission of a non-cognizable offense। अब उस दशा में आप देखेंगे तो 155 और वर्तमान में 174 उसमें व्यवस्था क्या दी है कि अगर अब आप इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? विद परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, यही करेंगे आप, क्योंकि पहली ही बार में क्या प्रकट हो रहा था? असंज्ञेय अपराध का होना। अब आपने इन्वेस्टिगेशन किया विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, और उसके बाद आपने असंज्ञेय अपराध का होना ही पाया, ठीक है, आपने असंज्ञेय अपराध का होना ही पाया, इसके अलावा कुछ नहीं पाया। तो फिर दशा क्या हो? क्या अब भी 2D में लिखा स्पष्टीकरण ये लागू होगा? क्योंकि 2D का स्पष्टीकरण कह रहा ना कि अगर अन्वेषण हुआ है और अन्वेषण से असंज्ञेय अपराध का होना प्रकट हुआ है तो फिर क्या होगा? पुलिस अधिकारी ये क्या माना जाएगा? परिवादी,
और पुलिस रिपोर्ट को क्या मानेंगे? परिवाद। लेकिन यहां एक क्लियर वायलेशन स्टैट्यूटरी प्रोविजन का हुआ, क्योंकि 174 सबसेक्शन 2, यह पूर्व में 155 सबसेक्शन 2 यह अपेक्षा करती थी कि जब शुरुआत से ही असंज्ञेय अपराध का होना प्रकट हो रहा था, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं। और तब उस दशा में आपने क्लियरली जो वायलेट किया है कानून को, इसलिए ये पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना? बाद में प्रकट हो, शुरुआत में तो संज्ञेय अपराध मानकर ही अन्वेषण हुआ, तब उसे परिवाद माना जाएगा। कुल मिलाकर यहां मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? अपराध का संज्ञान। और कौन करेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को करना है तो सीजीएम द्वारा वो स्पेसिफिकली इंपावर होना चाहिए। अदरवाइज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अपराधों का सीधे संज्ञान नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट जब अपराध का संज्ञान करेगा तो उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगे हैं कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि इस अध्याय में अगर अपराधों का संज्ञान करने से आपको रोका गया है किन्हीं दशाओं में, तो आप अपराधों का संज्ञान नहीं करेंगे। ठीक है ना? मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कर सकता है कब? जब पुलिस रिपोर्ट परिवाद या उसे अन्य किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही हो, कर सकता है। लेकिन अगर इस अध्याय में ही उसे रोका गया है कि वो परिवाद, पुलिस रिपोर्ट या अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलने पर भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों? शब्द आए हैं इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। जो सबसेक्शन 1 है वो जहां से शुरू हो रहा है, वहां लिखा है इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि कॉमा के बाद जो चीज लिखी गई है वो तो पढ़ लें, और कॉमा से पहले जो कुछ लिखा है वो आप पढ़े ही ना। क्योंकि अगर आप उपबंध जहां पर आपको शक्ति दे रहा है, उपबंध के उस भाग को पढ़कर शक्ति संपन्न स्वयं को अनुभव करेंगे, तो जहां उपबंध आपकी शक्ति पर प्रतिबंध यह लगा रहा है या आपकी शक्ति को किन्हीं शर्तों के अधीन कर रहा है, तो आप उन शर्तों का उल्लंघन या उन शर्तों की अनदेखी ये बिल्कुल नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट शक्ति संपन्न है अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अपराध का संज्ञान वो 3 दशाओं में कर सकता है, लेकिन इस अध्याय के उपबंधों के अधीन। अगर इस अध्याय के उपबंध कहीं पर अपेक्षा करेंगे कि मजिस्ट्रेट अमुक व्यक्ति के परिवाद प्रस्तुत करने पर ही अपराध का संज्ञान करेगा, या अमुक प्राधिकारी के परिवाद प्रस्तुत करने पर ही अपराध का संज्ञान करेगा, या अमुक व्यक्ति द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना के आधार पर यदि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अन्वेषण के उपरांत, तो ही उस पुलिस रिपोर्ट पर केवल संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं। तो मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों, उन प्राधिकारियों जिनके संबंध में स्पेसिफिकली यह अपेक्षा की गई है कि वे मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान करने के प्रयोजन से परिवाद आदि प्रस्तुत करें, उनसे अन्यथा किसी व्यक्ति के परिवाद आदि प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। जिसे आगे देखेंगे हम लोग, सेक्शन आएगा कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, केंद्र के मंत्री
राज्यों के मंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राज्यों के राज्यपाल, इनकी अगर मानहानि की गई है तो या तो ये स्वयं परिवाद प्रस्तुत करें और या फिर लोक अभियोजक उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद, और वो भी किसके समक्ष? सेशन कोर्ट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं। केवल एक मामला है, यह भी आपसे खूब पूछा जाता है प्री में, केवल एक मामला है जिसमें सेशन कोर्ट अपराध का संज्ञान सीधे कर सकता है। अदरवाइज पुरानी सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था? 193, और इसमें अभी आ जाएगा, मेरा ख्याल है 213 होना चाहिए। ठीक है, आपका देख लेते हैं। हाँ, 213 है। वो सीधे क्लियर मना कर रहा है कि किसी अपराध का संज्ञान सेशन कोर्ट सीधे नहीं करेगा। केवल और केवल एक दशा, जब सेशन कोर्ट सीधा संज्ञान करता है, उसमें मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं है, और चूंकि मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं, तो लोक अभियोजक अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त व्यक्तियों की मानहानि के लिए परिवाद प्रस्तुत भी कर दे तो भी मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द क्या है? मजिस्ट्रेट की संज्ञान करने की शक्ति इस अध्याय के उपबंधों के अधीन है, और इस अध्याय के उपबंधों में यह प्रावधानित कि अगर उपरोक्त व्यक्तियों की मानहानि हुई है तो परिवाद किसका होना चाहिए? लोक अभियोजक का। और लोक अभियोजक का परिवाद और संबंधित व्यक्तियों की मानहानि, तो मजिस्ट्रेट अपराध जो कि उपरोक्त व्यक्तियों के संबंध में कारित हुआ है उसका संज्ञान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति इस अध्याय के उपबंधों के अधीन है। ऐसे ही आगे लिखा है कि अगर विवाह इससे संबंधित अपराध कारित किए गए, जैसे 494 जो पुरानी थी, जो 82 धारा 82 और 83 हो, ये सब हो गया है, तो संबंधित विवाह के जो पति या पत्नी है, क्योंकि पति या पत्नी संबंधित विवाह के जो होंगे वही एक दूसरे के खिलाफ उस प्रकार के अपराध कर सकते हैं जो विवाह से संबंधित है, तो वहां निश्चित व्यक्ति है। निश्चित व्यक्ति कौन? सिर्फ उस विवाह के पति या पत्नी, और उनके विकृत चित्त आदि होने की दशा में कुछ और लोग भी बताए गए हैं। केवल वे ही अगर परिवाद प्रस्तुत करते हैं तभी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट कर सकेगा, अन्यथा नहीं। तो इन शब्दों का अपना ही महत्व है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और आपसे जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर चर्चा कर रहे थे तो आपको यह कहा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको निर्मित करने के पीछे विधायिका ने बहुत सारी बातों पर विचार किया है। उनमें से कुछ विचार ऐसे भी हैं कि कुछ प्रकार के अपराध हैं जो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, उनसे पूरा समाज प्रभावित होता हो, ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति विशेष केवल वही प्रभावित होता है, संपूर्ण समाज की व्यवस्था पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता हो, ऐसा होता ही नहीं। एक कंसिडरेशन यह भी है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें पुलिस का हस्तक्षेप ठीक नहीं माना जाएगा। अगर वहां पुलिस हस्तक्षेप करेगी तो वो गरिमापूर्ण ये नहीं रहेगा। जैसे न्यायालय की कार्रवाई के दौरान अगर मिथ्या साक्ष्य ये प्रस्तुत किया जाए तो फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की ताकत नहीं होनी चाहिए।
कारण यह है कि न्यायालय की कार्रवाई के दौरान अपराध कारित किया गया है। अगर पुलिस को अन्वेषण की ताकत होगी तो उसे अन्वेषण उन्हीं शक्तियों के प्रयोग से करना होगा जो शक्तियां उसे अन्वेषण के प्रयोजनों से मिली हैं। और अन्वेषण के प्रयोजनों से उसके पास शक्ति क्या है? अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से वो प्रश्न कर सकता है और संबंधित व्यक्तियों से प्रश्न किए जाने की दशा में उनका यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दें, जब तक कि पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति स्वयं उन्हें किसी अपराध में फंसाने की ना हो या किसी शास्त्रीय समर्पण के अधीन कर देने की ना हो। अब ये कितना ठीक है आपका खराब लगेगा कि एक पुलिस अधिकारी एक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी से सवाल करे और न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य हो कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही सही उत्तर यह दे। अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को दस्तावेजी साक्ष्य इसको संकलित करने के प्रयोजन से संबंधित स्थानों का ठीक है संबंधित स्थानों की सर्च, संबंधित स्थानों की तलाशी यह भी लेने का हक यह रहेगा। अब वो न्यायालय की तलाशी ले, ये गरिमापूर्ण नहीं लगेगा, इसलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रक्रिया कि अगर न्यायालय की कार्यवाही में कोई मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो क्या होगा? संबंधित न्यायालय के अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित परिवाद पर ही उस अपराध का संज्ञान किया जाएगा, यानी उस संबंध में अन्वेषण होगा ही नहीं। उस संबंध में अगर पुलिस रिपोर्ट आ भी जाए तो उस पर संज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट को अपराधों का संज्ञान करने की शक्ति यह प्राप्त है। इस अध्याय के उपबंधों के बाहर जाकर वो किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं कर सकता। यह ठीक है कि वह अपराध का संज्ञान तीनों स्थितियों में कर सकता है, जबकि उसे पुलिस रिपोर्ट मिली है, परिवाद प्रस्तुत हुआ है या उसकी व्यक्तिगत जानकारी है, लेकिन ऐसा करने में वो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहेगा। और इस अध्याय में जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए ही इन तीन तरीकों में से किसी एक से वो अपराध का संज्ञान कर पाएगा। और अगर तीनों में से किसी भी तरीके से उसे संज्ञान करने से रोका गया किसी विशेष दशा में, तो वो तीनों में से किसी भी तरीके से अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। जैसा आपको बताया कि राज्यपाल आदि के मानहानि की दशा में होगा, वहां लोक अभियोजक इसका परिवाद होगा, लेकिन कहां? सेशन कोर्ट में ये उसका संज्ञान नहीं करेंगे। और देखिए, जब परिवाद पर संज्ञान होगा, जब परिवाद पर संज्ञान होता तो प्रक्रिया जो विचारण की है ये अलग है। कहां? मजिस्ट्रेट के यहां। ठीक है, परिवाद पर संज्ञान इसका अर्थ क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अपराध का संज्ञान यह किया गया है। भाई, अगर अपराध का संज्ञान परिवाद पर है या व्यक्तिगत जानकारी पर है तो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है। आप आगे हम लोग देखेंगे, वहां आएगा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया। वहां यह नहीं लिखा है कि परिवाद पर संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया, ये शब्द नहीं लिखे, क्योंकि अगर लिख देंगे तो 190 या 210 1C में जब संज्ञान होगा तो विचारण की प्रक्रिया कहां से आएगी? ठीक है, वह विचारण की प्रक्रिया तो तीन दशाओं में अपराध का संज्ञान होने पर हमें अधिनियमित करनी है। अगर आप ये लिख दोगे कि परिवाद पर संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया, तो फिर दो
स्थितियों में आ गई, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और परिवाद पर संस्थित। संज्ञान तो 3 तरीके से हो सकता है, और अगर संज्ञान तीसरे तरीके से हो गया तब विचारण की प्रक्रिया ये क्या होगी। इसीलिए आप देखेंगे जब हम लोग वारंट मामलों का विचारण देखेंगे तो क्या होगा, वहां लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया, और वो विचारण की प्रक्रिया दोनों स्थितियों में इस्तेमाल होगी जब मामले का संज्ञान परिवाद पर हुआ या मजिस्ट्रेट ने किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान किया। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया किस न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। जब हम लोग मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामले का विचारण देखेंगे तो वो पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे जो पिछली सीआरपीसी में कहां से दिया था, 238 से। 238 से कहां तक था, 259 तक। उसके बाद 260 से लेकर 265 तक आपका संबंध मामलों का विचारण, शायद ये था, यही था ना। और नहीं, समरी मामलों का विचारण फिर कहां पर था, समरी ट्रायल। फिर संबंध मामलों का कहां था, ठीक है, खैर जहां भी हो। नहीं, 238 से लेकर 250 तक वारंट मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, और 251 से लेकर, ठीक है, 251 से लेकर 260 तक था संबंध मामलों का विचारण, और 251 से लेकर 259 तक, और 260 से लेकर 265 तक था समरी मामलों का विचारण, समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। और 265 ए में प्ली बार्गेनिंग, और 266 से कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी आदि के संबंध में उपबंध ये किए गए थे। ऐसा था। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जब वारंट मामलों का विचारण होगा तो प्रक्रियाएं 2 दी थी। एक कहा 238 से लेकर 243 तक, और फिर लिखता था ठीक है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया। और 244 जो आप वहां कचहरी में एविडेंस कराते हैं कि साहब 244 की स्टेज पर फाइल लगी है, आप यही कहते हैं ना कचहरी में। और कब कहते हैं, जब परिवाद पर संस्थित मामला होता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया 244 से दी गई है अगर न्यायालय मजिस्ट्रेट का है तो। फिर 244 से लेकर के 246 तक एक जैसी विचारण की प्रक्रिया चलती थी, और उसके बाद फिर दोनों मामलों में विचारण की प्रक्रिया फिर एक हो जाती थी। ऐसे करके वहां दिया गया था। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रियाएं 2 थी, एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और एक पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। और वारंट मामले का जो परिभाषा है, वारंट मामले की जो डेफिनेशन है, वो क्या है, वे मामले हैं जो 2 वर्ष से अधिक की सजा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। इसका मतलब यह हुआ कि सेशन कोर्ट में जितने मामले चलेंगे वे सब वारंट मामले हैं। तो विचारण की 2 प्रक्रियाएं हैं, ये केवल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामलों के संबंध में दी गई हैं, एक पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। लेकिन सेशन कोर्ट में चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, चाहे जैसा हो, अगर मामला सेशन है तो वहां विचारण की एक ही प्रक्रिया दी गई है, वहां 2 प्रक्रियाएं नहीं दी हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे सेशन मामलों का विचारण तो वहां आएगा कि अगर लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति आदि की मानहानि का मामला यह विचारित हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, इसमें आपका कैसे चलेगा,
आपका इसमें शायद 1 मिनट पुरानी सीआरपीसी लाओ। हाँ ठीक है, वही आ गया। लेकिन पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित लिखा है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। हाँ ठीक है, तो विचारणा सेशन कोर्ट में चलेगा। यह भी एक याद रखने लायक बात है। दो बातें हैं, सेशन कोर्ट केवल एक मामला है जिसका सीधे संज्ञान करेगा, अदरवाइज सेशन कोर्ट कभी भी किसी भी मामले का सीधे संज्ञान नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो इस संबंध में याद रखने योग्य है कि अगर प्रेसिडेंट आदि का मानहानि की गई है और लोक अभियोजक ने परिवाद प्रस्तुत किया है तो कहां सेशन कोर्ट के समक्ष होगा। लेकिन जो विचारण की प्रक्रिया होगी वो सेशन न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी सेशन ट्रायल, इसकी प्रक्रिया से वो परिवाद विचारित नहीं होगा बल्कि कोर्ट सेशन होगा। लेकिन विचारण की प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में जो मजिस्ट्रेट अपनाता है उस प्रक्रिया के मुताबिक उस परिवाद का विचारण होगा। यानी थोड़ी स्पेशल बात है। सामान्य तौर पर परिवाद पर संज्ञान कौन करता है? मजिस्ट्रेट। इस विशेष परिस्थिति में संज्ञान कौन करेगा? सेशन कोर्ट। सामान्य तौर पर सेशन न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया एक, लोक अभियोजक ये अपने ठीक है अपने कथन के साथ मामले की शुरुआत करेगा और वहां विचारण की प्रक्रिया एक है, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला सेशन के समक्ष विचारण के लिए गया हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामला विचारण के लिए सेशन कोर्ट के समक्ष ये गया हो। लेकिन अगर परिवाद इस पर उसने राष्ट्रपति की मानहानि आदि से संबंधित मामले का संज्ञान किया है जो कि अकेला है, जिसके संबंध में ठीक है अकेले सेशन कोर्ट एक अपराध के संबंध में सशक्त है कि वो सीधे संज्ञान कर ले, अन्यथा सेशन कोर्ट अपराध का संज्ञान सीधे कर ही नहीं सकता। और फिर उस दशा में सेशन कोर्ट जिसके समक्ष विचारण की सिर्फ एक प्रक्रिया है, दो प्रक्रियाएं मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, वारंट मामलों के विचारण की दो प्रक्रियाएं ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। सेशन कोर्ट में एक है, लेकिन अगर वो इस परिवाद पर उसने संज्ञान किया और इस परिवाद पर संज्ञान करने के बाद वो विचारण चला रहा है तो प्रक्रिया बदल जाएगी सिर्फ पर्टिकुलर इस मामले में। और वो कौन सी होगी? वो प्रक्रिया होगी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित विचारण के मामलों की जो प्रक्रिया है वही अपनाई जाएगी। यानी 244 इसका साक्ष्य, 246 का साक्ष्य आदि आदि वही प्रक्रिया यहां चलेगी। तो थोड़ी भिन्नता आती है। अकेला एक मामला जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं करेगा। तो 190 कहता है, 190 इसमें 210 है नई बीएनएसएस में, कहता इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है।
उन तथ्यों का जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल है, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, तो परिवाद पर संज्ञान है, पुलिस रिपोर्ट पर और अन्यथा। और सबसेक्शन 2 कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारणा करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। इसका मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट केवल तभी अपराधों का संज्ञान कर सकता है जब स्पेसिफिकली उसे सीजेएम ने इंपावर किया हो, अन्यथा नहीं। यह आपका सेक्शन पहले 190 था, अब 210 है, और इस पर प्री में सवाल जरूर बनते हैं। 211 या पहले जो 191 था, ये न्याय की मंशा के अनुरूप है। कहता है अगर मजिस्ट्रेट ने 210 1A या 1B इसके अंतर्गत संज्ञान किया तब तो कोई बात नहीं है, तब तो जिसके विरुद्ध संज्ञान हुआ है उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई मांग करे कि उसके मामले का विचारण उस मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसने अपराध का संज्ञान किया, तब उसे यह मांग करने का तब तक कोई हक नहीं है जब तक जो ट्रांसफर से संबंधित प्रोविजन बीएनएसएस में दिए गए हैं, जो पहले कहां थे 410, 411, 412, अब करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आ गए होंगे। वहां पहले 406 में उच्चतम न्यायालय की मामलों को अंतरित करने की शक्ति थी पुरानी सीआरपीसी में, 407 में यही शक्ति हाईकोर्ट को प्राप्त थी, 408 में यही शक्ति सेशन न्यायाधीश उसे प्राप्त थी, और इसी प्रकार क्रमशः सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति वहां मिली हुई है। लेकिन वहां ट्रांसफर करने की शक्ति किन्हीं निश्चित आधारों पर मिली है, और आप निवेदन कर सकते हैं कि यह आधार मौजूद है इसलिए अंतरित कर दिया जाए, मामला हमारा किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। यह निवेदन करने की ताकत आपको प्राप्त है, आपका अधिकार नहीं है कि आपका मामला किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारित किया जाए। आपका मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित होगा, आपका मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारित होगा, लेकिन एक जिले में जितने सेशन कोर्ट हैं उनमें से किसी के द्वारा विचारित किया जाएगा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस विशेष न्यायाधीश द्वारा या इस विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा मेरा मामला विचारित न किया जाए या विचारित किया जाए, दोनों मांगे आप नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी विशेष न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा अपने मामले के विचारण की मांग करें। हां ठीक है, अगर आवश्यकता है, कोई कारण है जिसकी वजह से एक विशेष न्यायालय को किसी विशेष मामले का विचारण नहीं करना चाहिए, तो आपको निवेदन करने का हक है उस संबंधित प्राधिकारी से जिसे आपके मामले को दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर कर देने का हक मिला हुआ है, उससे निवेदन आप करो, हो जाएगा तो हो जाएगा। आप ये कह नहीं सकते अधिकार के साथ, लेकिन एक स्थिति है जिसमें आप अधिकार के साथ ये बात कह सकते हो, और आपके इस अधिकार की सूचना देना स्वयं न्यायालय का काम है। और वो कौन सी स्थिति है? 211 की है या पूर्व 191 की है। वो कहता है जब मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान 210 1C या पूर्व 191C इसके अंतर्गत कर लिया है, तो वह व्यक्ति जिसे अभियुक्त के तौर पर विचारित होना है उसे यह मांग करने का हक होगा,
और उसके इस अधिकार की सूचना उसी मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी जिसने संज्ञान किया है कि आप चाहें तो अपने मामले का विचारण मेरे अतिरिक्त किसी अन्य मजिस्ट्रेट से करवा लें। क्यों? क्योंकि जब 210(1)(c) या 191(c) में अपराध का संज्ञान होगा तो वह मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर होगा, क्योंकि 191(c) या 210(1)(c) कहता क्या है? वहां कोई परिवाद नहीं मिला है मजिस्ट्रेट को, न ही कोई पुलिस रिपोर्ट यह प्रस्तुत हुई है, बल्कि मजिस्ट्रेट ने अपनी स्वयं की जानकारी या किसी अन्य व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान किया है। और यहां इस बात की संभावना मौजूद है कि मजिस्ट्रेट ने उस अपराध का विद्वेषवश संज्ञान किया हो। ठीक है, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है। और भले ही उसने बिल्कुल ठीक संज्ञान किया हो तो भी अभियुक्त इस प्रकार के आरोप ये लगा सकता है। और इसलिए इस सेक्शन में प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा के अनुसार यह प्रावधानित हुआ है कि संबंधित व्यक्ति को इस प्रकार का निवेदन करने का हक, और निवेदन तो कहना भी नहीं चाहिए बल्कि अपने मामले को ट्रांसफर करा लेने का हक इस सेक्शन के द्वारा संबंधित व्यक्ति को दिया गया। और उसके इस हक की सूचना स्वयं मजिस्ट्रेट देगा। लिखता है, जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन करता है तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले, एविडेंस कोई नहीं लेंगे आप, उससे पहले इत्तिला दी जाएगी। यह इत्तिला देना किसका कर्तव्य है? स्वयं न्यायालय का, कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है। यह उसका कानूनी हक है। और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, सब भले ही ना कहें, लेकिन कोई भी अगर यह कहता है कि संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। यह अपेक्षा प्राकृतिक न्याय की है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ये कहते हैं न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार का प्रोविजन बनाया जाए, क्योंकि वहां अपने पर्सनल नॉलेज के आधार पर अपराध का संज्ञान संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध किया है। अब हो सकता है बिल्कुल ठीक किया हो, लेकिन फिर भी आरोपों से बचने के लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि इस प्रकार का अधिकार संबंधित व्यक्ति को दिया जाए। अब अगला जो सेक्शन दिया वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए, जिसे 192 पूर्व में कहा जाता था और जो अब 212 के रूप में हमारे सामने है, ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो जिले के अन्य मजिस्ट्रेट तो खाली बैठेंगे और सीजीएम ओवरबर्डन्ड होगा। ठीक है, तो क्या लिखता है? कहता कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, संज्ञान या तो पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर या अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर, और देखिए क्रम मुंह से जो निकलता है पुलिस रिपोर्ट या परिवाद इस ढंग से निकलता, लेकिन इन एक्चुअल है कैसे? परिवाद या फिर पुलिस रिपोर्ट या फिर पर्सनल नॉलेज। और आपसे प्री में ऐसे ही पूछते हैं परिवाद पर संज्ञान 191 ए में है, बी में है, सी में है। पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान 191 ए में है, बी में है, सी में है। तो आपको अगर आप क्रम ध्यान रखेंगे, परिवाद पहले, फिर पुलिस रिपोर्ट, फिर किसी अन्य की जानकारी है, यह मजिस्ट्रेट की स्वयं की जानकारी है, तो फिर इसे याद करने की कोई जरूरत बचती नहीं।
तो कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। तो ये सेक्शन सिर्फ प्रशासनिक सुविधा इसके लिए बनाया गया है क्योंकि वहां ओवरबर्डन बोना हो जाए, इसलिए अपराध का संज्ञान हमने कर लिया और फिर विचारण के लिए कहीं और ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसके बाद तो विचारण करना पड़ेगा या जांच करनी पड़ेगी। अगर परिवार पर संज्ञान किया है तो जांच करनी पड़ेगी और फिर एक न्यायालय कितने अपराधों की करेगा और बाकी सब खाली बैठे, ये भी तो जो ठीक नहीं है। और ये आप सेक्शन इन कारपोरेशन में या इन एप्लीकेशन कचहरी में रोज ही देखते हैं, वहां संज्ञान होता है, ट्रांसफर कर दिया। फिर कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। कुछ स्पेशल मामले होते हैं, उन्होंने कहा इस पर संज्ञान करने का हक किसे, एसीजेम थर्ड को, इस पर किसे, एसीजेम सेकंड को, और वो अधिकारिता उसे देता कौन है, सीजेएम। अब उससे संबंधित मामला है तो संज्ञान वो कर लेंगे और उन्हें इस प्रकार की शक्ति भी सीजेएम के द्वारा दी जा सकती कि संज्ञान करने के पश्चात वो मामले को किसी अन्य के द्वारा जांच या विचारित करने के लिए भेज दें, क्योंकि संज्ञान महत्वपूर्ण है। संज्ञान में देखना है, मानिए पुलिस रिपोर्ट पर कर रहे हैं तो जिस धारा में आई उसी धारा में संज्ञान करना भी चाहिए या करना किसी अन्य धारा में करना चाहिए। तो वहां थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, तो वहां थोड़ा मैच्योर आदमी चाहिए। इसीलिए सीजेएम को कहा कि सीजेएम जिसको सशक्त करे वो अपराधों का संज्ञान करने के लिए करने के उपरांत किसी को भेज सकता है। तो ये आपका सिर्फ प्रशासनिक सुविधा, इसके अलावा कोई बात नहीं है इस सेक्शन के बनने के पीछे। 213 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, या क्लियर बना कर देगा। क्या कह रहा है, इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी इस संहिता में अगर स्पेसिफिकली सेशन कोर्ट को कहीं संज्ञान करने के लिए इंपावर किया गया है या कोई अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि है जिसके अंतर्गत सीधे सेशन कोर्ट को किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति ये दे दी गई, तो बात अलग है। ठीक है, केवल 2 दशाएं जिनमें बात थोड़ी भिन्न हो जाएगी, अन्यथा जनरल जो लॉ है या जो सामान्य बात है वो सिवाय के बाद लिखी है। क्या कहता है, उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। सीधे संज्ञान नहीं, सेशन कोर्ट द्वारा सीधे संज्ञान केवल तब जब इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप में ऐसा उपबंधित किया गया। दिस इज द सेक्शन। यह भी आपसे प्री में खूब पूछा जाता है, कौन सा सेक्शन है जो सेशन न्यायालय को सीधे संज्ञान करने से रोकता है। तो यह आपका पहले 193 कहलाता था, अब 213 कहला रहा है, सीधे संज्ञान लेने से रोकता है। क्यों रोक दिया? क्या वो कम पढ़े लिखे लोग जिसकी वजह से रोक दिया? हमेशा कानून में जब कोई प्रतिबंध लगता है तो उसका आधार सुविधा यही होती है। सेशन को ज्यादा समय चाहिए क्योंकि वहां जो सजाएं होंगी बहुत गंभीर हैं, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश वो दे सकते हैं और कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं।
उनकी शक्ति अप्रतिबंधित है, केवल मृत्युदंड की दशा में उनसे अपेक्षित किया गया है कि वो मामले को उच्च न्यायालय के विचार के लिए संदर्भित करेंगे। तो बहुत गंभीर सजाएं हैं वहां, इसलिए उन्हें समय मिलना चाहिए, उनके पास मामला पहुंचे इससे पूर्व किसी के द्वारा यह देख लिया जाना चाहिए कि क्या मामला वाकई उनके विचारण के योग्य है, अर्थात जिस अपराध का संज्ञान किया गया क्या वाकई वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारण के योग्य है। और जब पाया जाए कि यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारण के योग्य है, तब उनके समक्ष सेशन सुपुर्द किया जाए विचारण के लिए, जिसे आप कचहरी की भाषा में कमिटल प्रोसीडिंग्स कहते हो। सेशन सुपुर्द किया जाता है। यद्यपि आपने सेशन सुपुर्द कर दिया, सिर्फ इसी कारण से वे उस अपराध का विचारण करने के लिए विवश नहीं हैं, क्योंकि 226 इसमें वो सुनेंगे। पूर्व सीआरपीसी का सेक्शन कोड किया 226, वर्तमान में बदल गया होगा। किसको? अभियोजन को और बचाव पक्ष को। और देखेंगे कि क्या कोई अपराध हुआ है, कि क्या कोई अपराध हुआ है। क्यों देखेंगे इस स्टेज पर, जबकि मजिस्ट्रेट ने देख चुका है। वो मजिस्ट्रेट ने जब संज्ञान किया था तभी देख लिया था। क्यों देखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर लंबा है, बड़ा है, इसलिए तभी देंगे जब हम 226 बताएंगे। अभी इस स्तर पर नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये बात छूट जाएगी। वहां वो देखेंगे कि क्या कोई अपराध बनता है, और अगर कोई अपराध नहीं बनता तो डिस्चार्ज, उन्मोचन, और अगर कोई अपराध बनता है तो फिर विचार होगा कि कौन सा बनता है। ठीक है ना? यद्यपि मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन बनता है, लेकिन फिर विचार होगा कि क्या कोई बनता है, और यदि हां तो कौन सा। और इस स्टेज पर अगर वो पालेंगे कि इस अध्याय के अधीन, यानी सेशन कोर्ट वो तो सारे अपराधों का विचारण कर सकता है, उसकी विचारण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है कि इस अध्याय के अधीन जिसका विचारण करने के लिए वो सक्षम है, ऐसा कोई अपराध बनता है तो आरोप की भी रचना कर देंगे। और अगर वो ये देखेंगे कि मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय अपराध का आरोप बनता है, तो चाहे तो खुद विचारित कर लें और चाहे तो प्रतिप्रेषित कर दें। इसको मजिस्ट्रेट को वापस कि आप विचारित करिए। तो अपराधों का संज्ञान सेशन कोर्ट नहीं करेगा। ये जो बात रखी गई, ये इसलिए नहीं कि उनकी शक्ति को प्रतिबंधित करना है, मजिस्ट्रेट को ज्यादा सीनियर आदमी, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा समय मिले उनके समक्ष विचारित होने वाले मामलों को, क्योंकि वो गंभीर मामले हैं, इसलिए उन्हें इस झंझट से मुक्त रखा गया है। हाँ, ये कहा कि अगर विधायिका कभी किसी दशा में ये समुचित जानती है कि नहीं, इस दशा में तो उन्हें ही संज्ञान करना चाहिए। राष्ट्रपति का अपमान ये बहुत बड़ी बात है, राज्यपाल का अपमान ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वहां परिवाद किसका? लोक अभियोजक का, और संज्ञान सीधे सेशन कोर्ट, अदरवाइज सामान्य क्रम में नहीं। ठीक है? और यही स्थिति अपर सेशन न्यायाधीश उनके लिए है। कहता अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है, या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश देता है। जैसे पास्को संबंधित मामले उच्च न्यायालय ने स्पेसिफिकली एक सेशन कोर्ट को आदेश दे रखा है कि आप ही विचारित करेंगे। ये SC/ST के मामले उन्होंने आदेश कर रखा है कि यही विचारित करेंगे, तो वही करेंगे। अदरवाइज जो सेशन खंड का सेशन न्यायाधीश है, वो जिस मामले को अपर सेशन न्यायाधीश को विचारण के लिए देगा,
उनके हवाले करेगा। सिर्फ उसी मामले का विचारण अपर सेशन न्यायाधीश करेंगे। अपर सेशन न्यायाधीश अपने आप से किसी भी मामले का विचारण नहीं कर सकते। ठीक है, सीधे तो सेशन कोर्ट स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता, तो सीधे तो लेने का सवाल है ही नहीं। और जहां तक सेशन मामलों के विचारण का सवाल है, वो भी केवल वे सेशन मामले उनके द्वारा विचारित होंगे जो सेशन खंड का सेशन न्यायाधीश उनके विचारण उनके द्वारा विचारित किए जाने के लिए उनके हवाले करेगा, शेष कुछ नहीं। और कोई विशेष मामले अगर उच्च न्यायालय अपेक्षा करता है कि किसी विशेष अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारित किए जाए, तो वो उसके द्वारा विचारित किए जाएंगे। शेष अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेट ही करेगा। लेकिन इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अब जो सेक्शन शुरू होंगे वो विशेष दशाओं में मजिस्ट्रेट के अपराध का संज्ञान करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाएंगे। और इस प्रकार के प्रतिबंधों का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा, कभी तो लिखा होगा कि इस अपराध का संज्ञान सिर्फ परिवाद पर होगा, कभी लिखा होगा कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करना है तो उसके संबंध में एफआईआर अमुक व्यक्ति ने लिखाई हो तभी संज्ञान हो पाएगा, आदि आदि। तो अब मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर प्रतिबंध आएंगे जो इस अध्याय में लगाए गए हैं अपराधों के संज्ञान के विषय पर। उसकी चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।